हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के अंतर्गत एक नई क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 स्टार रेटिंग क्लास। बात करने जा रहे हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए दुगुणन की क्रियाविधि पर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की बात को। अब देखिए, इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पर आपको बताया गया फ्रांसिस क्रिक और मैथ्यू मेसेल्सन सेटल के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी एक डीएनए दूसरे डीएनए का निर्माण करता है और उसमें हमेशा एक ओल्ड वर्जन होता है और एक नया सिंथेसाइज होता है। लेकिन बच्चों, आज हम ये लाइव देखेंगे कि किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसकी मैकेनिक्स क्या है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले या साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि डीएनए रेप्लिकेशन को कराने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। वंस अगेन, जी हाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उस एंजाइम की जो एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन को गवर्न करता है। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। और ये जो एंजाइम आप देख रहे हो ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये रेप्लिकेशन कराता है डीएनए की, और बड़ा ही सात्विक टाइप का ये एंजाइम है। अब मैंने एक शब्द यूज किया मजाक में यहाँ पे कि बड़ा ही चालाक सात्विक टाइप का। इसका मतलब है क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन को बहुत स्पीडली कराता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पॉलीमराइज्ड सम 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। स्पीड इसकी देखिए आप कितनी तेज है। क्या करता है बेटा? ये पॉलीमराइज्ड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से ये पॉलीमराइजेशन को कंप्लीट करता है। और एक चीज यहां पर आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या? कि जो ये पॉलीमराइजेशन कराता है, द कंप्लीटेड विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बहुत ही तेजी के साथ कितनी तेजी के साथ? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के हिसाब से काम करेगा। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि कंप्लीटेड विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बिकॉज एनी मिस्टेक, अगर पॉलीमराइजेशन के समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती तो बेस पेयर कम ज्यादा हो जाएंगे, उनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, और ऐसी परिस्थिति को जिसमें डीएनए के किसी भी बेस पेयर के सीक्वेंस को चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए, या बेस पेयर की पोजीशन ही केवल चेंज हो जाए, ऐसी सभी जगह पर बच्चों क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा। किसी भी प्रकार का न्यूक्लियोटाइड में आने वाले चेंज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो क्या बोला मैंने यहां पर कि एनी मिस्टेक ड्यूरिंग polymerization
क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। रिजल्ट क्या आएगा इसका? रिजल्ट म्यूटेशन। अब जैसे बच्चे पूछ देते सर क्या एक बेस पेयर के बदलने से भी ऐसा हो जाएगा? यस। क्यों? आपको हमने पिछले चैप्टर में कराया नहीं था? सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, वहां पर बात की थी ना। केवल क्या हुआ था, एक बेस पेयर चेंज हुआ था और सिंगल बेस पेयर के बदलने से हमको डिजीज मिल गई गिफ्ट में, मिली ना। क्या बोला था उसको? सिकल सेल एनीमिया। तो किसी भी प्रकार की मिस्टेक किए बिना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए के नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। राइट। एक लाइन और एनसीईआरटी लिखती है। क्या लिखती है? कि ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई का नाम सुने हो, जरूर सुने होंगे। ई कोलाई का टोटल जीनोम कितना बताया था मैंने? 4.6 इंटू 10 टू पावर कितना था भाई? 6 बेस पेयर। मामले गड़बड़ा गया, पता नहीं क्या लिख रहा भाई इसका, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता मामला इसका। जी हाँ, ई कोलाई का जो जीनोम है, ई कोलाई जीनोम कितना बताया? बराबर 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर। तो बच्चों जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है, एनसीईआरटी ने इसके एग्जाम्पल में लिखा कि ई कोलाई जीनोम जिसमें कि 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर होते हैं, वो 38 मिनट में ही केवल रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो हमको 3 बातें यहां पर सीखनी थी। पहली बात कि डीएनए पॉलीमराइजेशन कराने वाला एंजाइम का नाम, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरी बात कि दे कंप्लीटेड पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए विद वेरी वेरी हाई स्पीड। कितनी स्पीड बताई? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तीसरी बात कि अगर ये एंजाइम किसी प्रकार का मिस्टेक करता है तो क्या रिजल्ट आएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। चौथी बात कि इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग एविडेंस के रूप में एनसीईआरटी लिखती है बच्चों कि ई कोलाई का संपूर्ण जीनोम केवल जीनोम है कितना? 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर केवल 38 मिनट में ही डुप्लीकेट हो जाता है या पॉलीमरेज हो जाता है। कंफर्म? चलिए अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की प्योरली। तो सबसे पहले बच्चों जब कोई काम होता है तो उसके क्या होते हैं? स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के। तो स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले से आपका समय बचाने के लिए। टोटल रेप्लिकेशन कंप्लीटेड इन द 5 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 5 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अभी हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तीसरा है अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड्स। और बच्चों पांचवा है इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ये 5 पार्ट है, एक बार दोबारा से हिंदी में सुन लें। रेप्लिकेशन की उत्पत्ति का स्थान, दूसरा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है उनको क्रियाशील बनाना, हेलिक्स का खुलना यानी अनबाइंडिंग, प्राइमरी स्ट्रैंड का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड, इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड का बनना। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 पे। यहाँ पर नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। अब सबसे पहली बात ये होती कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्या। देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी भी डीएनए का वो स्थान है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अभी ये बात तुम्हारी क्लियर नहीं हुई, चलो देखो आपको यहाँ पे बताते हैं।
जैसे कोई भी मान लीजिए दो तरीके के डीएनए आपने पढ़े, एक तो आपको जैसे ये पीबीआर 322 में पढ़ाया गया, ये गोल वाला डीएनए आपको ऐसे पढ़ाया गया, ये पढ़ा था आपने। इस तरीके का एक डीएनए आपको पढ़ाया गया कहां पर, बायोटेक्नोलॉजी में, और वहां पर इस तरीके से यहां पर इस जगह पर ऐसे एक पॉइंट था, इस पॉइंट पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, यहां पे बेटा लिखा हुआ था ORI, ऐसे लिखा हुआ था। ये क्या है, ये है PBR 322, ये प्लास्मिड है, इसका यूज हम करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, वेक्टर की तरह यूज करते हैं। खैर वो वाली बात हम लोग बायोटेक में वहीं पे करेंगे, अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो समझो। अब जैसे ये हमारा क्या है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए दिख रहा है आपके सामने, सर्कुलर डीएनए है, ये आपको डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए दिख रहा है। तो इसमें ये जो ओरी लिखा हुआ है, इस ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट्स मीन ये वो स्थान है बेटा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं होता है कि रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, एक डीएनए पर फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो उस पॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ओराई बोल सकते हैं शॉर्ट में, या उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर हो गई। अब जैसे एक बात आती है, क्या सर ये एक ही होता है या बहुत सारे होते हैं। देखो अपने पास डीएनए है दो, दूसरे डीएनए की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा डीएनए अपने पास इस प्रकार से, ये आपका जो लीनियर डीएनए है, अभी आप देख ही रहे हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लीनियर डीएनए बोलते हैं। और बेसिकली दिस लीनियर डीएनए फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स, इस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये ऐसे डीएनए पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है। अब जैसे उधर मैंने क्या बताया कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है, और इधर हम बता रहे हैं आपको कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए बच्चों जो होता है वो बेसिकली कहां पे पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। पाया जाता कि नहीं पाया जाता, कितनी बार ये बात हो चुकी है यहाँ पर कि इस प्रकार का जो डीएनए होगा, ये जो डीएनए आप देख रहे हो ना सामने, तो इस प्रकार का जो डीएनए होता है, ये वाला डीएनए कहां पे होता है, ये वाला डीएनए पाया जाता है यूकैरियोट्स में, और ये वाला डीएनए जो पाया जाता है ये कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। क्लियर हुआ। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने होते हैं, एक होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, अगर हम लीनियर डीएनए की बात करें, तो यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं कितने, सेवरल थाउजेंड्स। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। हम लोग इस बात को जान गए कि ओरी क्या होती है और ओरी का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। अब ये नोट्स बनाने वाली बात आप बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि ओरी का मतलब क्या है। ओरी का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, मींस ये वो जगह होती है जहां से हमारा डीएनए का डुप्लन स्टार्ट होता है या रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरी बात, इस एंड पार्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए, ये निश्चित स्थान पर डीएनए के पाए जाते हैं। और बाकी बात जो मैं बता रहा था कि इन प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में अभी बना के दिखाया ना मैंने पीबीआर 322, वहां पे क्या बताया कि जब भी प्रोकैरियोट्स डीएनए होगा तो वहां पर केवल एक ही ओराई पाया जाएगा, जबकि इन यूकैरियोट्स सेवरल थाउजेंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट। क्लियर। यूकैरियोट्स में बहुत सारे इस प्रकार की रचनाएं यहां पर पाई जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, जी सर। तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे यहां पर एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब पहले समझो। नया डीएनए किससे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से। क्यों बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर डीएनए होता है। लेकिन किसी भी सेल में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो पहले कैसे होते हैं, अनएक्टिवेटेड होते हैं।
अरे जैसे सीमेंट होती ना, जब बोरी में होती तो अनएक्टिवेटेड होती। एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग रेत और पानी को मिलाते हैं। इसी तरीके से ये जो अभी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे अनएक्टिवेटेड। तो अगर उनसे हमें बनाना है नया डीएनए तो सबसे पहले उनको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब देखो कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के लिए से पहले हम आपको बता दें कि अपने पास कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है DAMP यानी डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। दूसरा अपने पास हो सकता है GMP ग्वानिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगला हो सकता है बेटा अपने पास डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और उसके बाद हो सकता है डीऑक्सी थाइमीन मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में न्यूक्लियोटाइड सेल के या न्यूक्लियस में प्रेजेंस होते हैं। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनको एक्टिवेट करने के लिए छोटा सा काम कर दो बस। और वो छोटा सा काम क्या है कि इसकी क्रिया हम करा दें किसके साथ, इसकी क्रिया हम करा देते हैं +2s3po4 के साथ, है ना। इसकी क्रिया हम करा देते हैं 2 फास्फोरिक अम्ल के साथ। अब जब इसकी 2 फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो क्या जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, इसमें हमें लगाना पड़ेगा एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेज। क्या करेंगे, फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले से उपस्थित अनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं, राइट। अब जब इसकी बेटा क्रिया कराएंगे तो अब ये हो गया एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, अब ये हो गया DATP DGTP, फिर हो गया DCTP, फिर हो गया DTTP। क्लियर हुआ, इस फॉर्म में आ गए एक्टिवेशन के बाद। दोबारा से सुनो, डीएनए पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर अनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन अनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को फास्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे यह अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर हुआ। अब बिल्कुल ये एक्टिव फेस में बैठे हुए, एक्टिव स्टेज में बिल्कुल वेल क्लियर है। चलिए नंबर 3 की अगर बात करें, नंबर 2 समझ में आ गया। नंबर 1 में क्या बताया था मैंने आपको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की सर्च। दूसरे नंबर पे आपको बताया गया एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 हमारा क्या था, अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स में क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, जैसे हमारे पास कोई प्रॉपरली एक डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए को, ये आपके पास एक डीएनए है और इस डीएनए का हमें कराना क्या है, इस डीएनए का हमें कराना है रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका हमें क्या कराना है, रेप्लिकेशन कराना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब तक इसको हम खोलेंगे नहीं, जब तक इसको हम अनबाइंड नहीं करें। अब ये कैसे, दोनों इसके जो हेलिक्स हैं वो कैसे हैं, वो ऐसे बाइंडेड है, ऐसे बाइंडेड है ना।
अब इनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको हमें अनबाइंड करना पड़ेगा, इनको हमें अलग करना पड़ेगा। राइट नाउ अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, इसको अनबाइंडिंग के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेस। क्या नाम बताया मैंने, इसका नाम बताया मैंने हेलिकेस। ये जो हेलिकेस एंजाइम है ये पूरे डीएनए पर इस प्रकार से सर्च करेगा, सपोज दैट इज एन डीएनए, और ये हमारा हाथ जो आप देख रहे हो ये हेलिकेस एंजाइम है। अब ये इस पे ऐसे 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 घूमेगा और घूम करके क्या करेगा, ओरी की तलाश करेगा। जैसे ही हेलिकेस को एक बार ओरी मिल गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल जाएगा, ये वहां से क्या करेगा, इसको अनबाइंड करना स्टार्ट कर देगा। हेलिकेस के लिए एक बात और ध्यान रखना कि ये एक एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। एटीपी डिपेंडेंट का मतलब यह है कि जब तक इस एंजाइम को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिना इसके ये वर्क नहीं करेगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखो, चलो मान लेते हैं कि ये ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे 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 खुल गया, इस तरीके से जैसे ही हेलिकेस एंजाइम ने काम किया तो ये जो डीएनए अपने पास था ये इस तरीके से अनबाइंड हो गया। अब जो आप देख रहे हो ना ऐसे, ये हमारे पास अनबाइंडेड डीएनए हो गया। दोबारा से समझो बात को, ये डीएनए था, रेप्लिकेशन से पहले इसको अनबाइंड होना पड़ेगा, और बेटा अनबाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक हेलिकेस एंजाइम है जो कि एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है, ये इस डीएनए पर वर्क करेगा, और वर्क करने के साथ इसमें जैसे ही इसको ओरी मिल जाएगी, ओरी मिलने के बाद ये डीएनए को ऐसे खोल देगा। अब डीएनए खुल तो गया, नो प्रॉब्लम, खुल गया भाई, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कि आपको मैंने एक बात बताई थी डीएनए पढ़ाते समय कि इसके जो H बॉन्ड होते हैं, ये जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो बेटा इसको क्या देते हैं, ये H बॉन्ड होते हैं ना, ये इसको स्टेबिलिटी देते हैं। अब इस समय सारे के सारे H बॉन्ड गए खुल, तो अब इसकी दोनों आर्म्स कैसी हैं, अनस्टेबल है। तो इस अनस्टेबिलिटी को समाप्त करने के लिए एक प्रोटीन यहां पर आएगी और वो इनको स्टेबिलिटी प्रदान करती है। समझ में आई, क्या करेगी, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगी। और वो कौन सी प्रोटीन है, उसका नाम होता है SSBP। क्या नाम बताया मैंने उसका बेटा नाम होता है SSBP। SSBP का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। लिख देता हूं एक बार, इसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये क्या करेगी, विच इज प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स। जो हेलिक्स यहां पर खुल गया था, खुलने की वजह से अनस्टेबल हो गया था, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या करेगा, कौन आएगा, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर के इसको स्टेबिलिटी देती है, नहीं तो डीनेचर्ड हो जाएगा। अगर ये प्रोटीन नहीं आएगी तो ये दोबारा कभी जुड़ेगा नहीं। क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी फिर लिखते हैं यहां पर कि यहां हम जो एक स्पेस देख रहे हैं, यहां पे देखिए आप, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर आपको एक ये ऐसे स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, और पूरा डीएनए हमारा उल्टे वाई के आकार के स्ट्रक्चर में बदल गया। इसे हम कहते हैं बच्चों रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलेंगे इसको, इसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलेंगे इसको, रेप्लिकेशन खांच, या इसे हम क्या बोलेंगे, दुगुलन खांच बोलते हैं इसको। राइट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको बोलेंगे दुगुलन खांच। और इस दुगुलन खांच के साथ
डीएनए इस समय हमको उल्टे वाई के आकार की रचना में दिखाई देता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए, लेकिन जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये देख रहे हो ना ऐसे, इसमें दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कॉइल है, और जब तक इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन रहेगी तब तक भी रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो भैया क्या करना पड़ेगा बेटा? करना ये पड़ेगा कि इसकी टेंशन को खोलना पड़ेगा, इसको बिल्कुल हमें सीधा करना पड़ेगा, राइट? तो चलिए सीधा करते हैं इसको। तो फिर अब आपको एक नया डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। चलिए, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अभी आपने देखा है कि इस प्रकार से ये खुल गया, खुलने के साथ इसके साथ और क्या हुआ, एसएसबी आकर के इसके साथ जुड़ गई, और एसएसबी के जुड़ने के साथ डीएनए में रेप्लिकेशन फोर्क बन गई। रेप्लिकेशन फोर्क के साथ साथ ये इस प्रकार से, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी टेंशन आपको दिख रही है, और इस समय डीएनए अपोजिट वाई के आकार के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। ये रहा आपका रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। अब बात ये समझनी कि मैंने क्या कहा कि इस टेंशन को हमें रिलीज करना है। तो बेटा इस टेंशन को रिलीज करने के लिए, इस टेंशन को रिलीज करने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है टोपोआइसोमरेज। क्या नाम बताया मैंने? टोपोआइसोमरेज। ये क्या करेगा? ये करेगा रिलीज टेंशन ऑफ ओपेंड डीएनए हेलिक्स। ये डीएनए के जो हेलिक्स हैं, इन हेलिक्स की जो टेंशन है उसको खोल देगा। अब जैसे ही टेंशन रिलीज होगी, हाँ एक बात और यहां पर याद आ गई मेरे को कि यही काम गायरेस के द्वारा प्रोकैरियोट्स में किया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में टेंशन कौन रिलीज करेगा? प्रोकैरियोट्स में टेंशन रिलीज करेगा गायरेस एंजाइम। यूकैरियोट्स में कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज। तो यहां पर हम लिख देते हैं नीचे, यहां पे लिख देते हैं नीचे इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अब बेटा आपका नहीं रहेगा। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब देखिए आपके सामने जो नया डायग्राम आने वाला है, अभी यहां पे आप देखिएगा, इस जगह पे आप देखेंगे कि टेंशन रिलीज होने के बाद जो डीएनए का शेप है वो थोड़ा सा यहां पर हम देखेंगे तो चेंज होके आएगा। अब आप देखेंगे कि देखो ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया है, ठीक है। लो पता नहीं क्या बना रहा, अरे भाई बना जो मैं बना रहा हूं, ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो गया, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे, चूंकि अब इसकी टेंशन रिलीज हो चुकी है, राइट। और दूसरा स्ट्रैंड भी जो इसके साथ था उसकी भी टेंशन रिलीज हो गई। तो इस प्रकार से अब आपको एनसीईआरटी ने जो डायरेक्ट डायग्राम बनाया है वो ये बना ऐसे। यहां पर हम देख रहे हैं कि डीएनए की सारी सारी टेंशन रिलीज कर ले। बेटा मन लगा के पढ़ ले तो थारी भी टेंशन रिलीज हो जाए, है ना। ये जितनी टेंशन लिए घूमते हो ना छोरियों के चक्कर में, वो छोड़ो, समझ गए, वो सब छोड़ दो, सारी टेंशन रिलीज हो जाएगी अगर ये डीएनए देख लिया भाई। नहीं तो किसी दिन टोपोआइसोमरेज की जरूरत पड़ेगी आपको भी, है ना। हाँ, तो टेंशन फिर रिलीज हो जाएगी, समझ रहे हो ना बात को। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे की। अब देखो यहां पर एक नई हेडिंग है बेटा, प्राइमर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड। एक बात यहां पर समझ लो, अब आपके पास एक डीएनए है, अब इसको सीधा सीधा बना ले, सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको कि मान लेते हैं कि ये आपके पास एक डीएनए है इस तरीके से ऐसे, और ये जो डीएनए है
ये उल्टे वाई के आकार की रचना में इस प्रकार से ऐसे आपको दिख रहा है। ऐसे ये उल्टे वाई के आकार की रचना में अब आपको दिख रहा है। सारी टेंशन रिलीज हो गई इसकी, सारा सब कुछ हो चुका है। अब इसमें होने वाला ये है कि ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। इससे पहले एक बात यहां पर और कर दें हम कि दो स्ट्रैंड में से एक की पोलरिटी जो है वो 3 to 5 है और दूसरे की 5 to 3 है। ये बात यहां पर विशेष ध्यान रखें, ठीक है। एक की पोलरिटी कितनी, 3 और 5, दूसरे के 5 और 3। ये डीएनए के दो ओपन स्ट्रैंड हैं। अब नया स्ट्रैंड बनना, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आपको बोलता है कि एक हमेशा पुराना रहेगा और एक नया रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट कभी भी डीएनए का पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। फिर कैसे होता है बेटा? उसके लिए पहले एक प्राइमर स्ट्रैंड की आवश्यकता होती है ना। किसकी आवश्यकता होती है? प्राइमर स्ट्रैंड की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करेंगे कि वो प्राइमर स्ट्रैंड कैसे बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड इज नाउ टू बी सिंथेसाइज्ड अपोजिट टू पैरेलल स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड कहां बनेगा? जो पहले वाला स्ट्रैंड है, जैसे ये एक स्ट्रैंड है तो इससे उल्टी तरफ में बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसकी उल्टी दिशा में बनेगा। क्योंकि हमेशा आपको क्या करना है, एच बॉन्ड को अंदर की तरफ रखना है। अंदर की तरफ तभी रहेगा जब एक ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा। बताया था ना कि फर्स्ट कार्बन के साथ ही नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, और ये तभी संभव है जब एक बार शर्करा सीधा बनेगा और दूसरी बार उल्टा बनेगा। तो पहली बात क्या करें, न्यू स्ट्रैंड नाउ इज टू बी सिंथेसाइज्ड अपोजिट टू पैरेलल स्ट्रैंड। दूसरी बात, एंजाइम प्राइमेज सिंथेसाइज्ड ए शॉर्ट प्राइमरी स्ट्रैंड ऑफ आरएनए एक्ट एज स्टेपिंग स्टोन्स। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे प्राइमरी स्ट्रैंड यहां पर ऐसे जुड़ेगा। ये है क्या? ये है हमारा प्राइमर स्ट्रैंड। किसका बना है? आरएनए का, फॉर्म विद आरएनए। किसने बनाया? एंजाइम का नाम एंजाइम प्राइमेज। दो बातें यहां सीखनी थी। पहली बात क्या सीखी हमने यहां पर कि जब भी नया स्ट्रैंड बनेगा तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। दूसरी बात, डायरेक्ट डीएनए नहीं बनेगा, पहले एक छोटा टुकड़ा आरएनए का बनेगा। इस छोटे टुकड़े को हम कहते हैं नींव, पॉलीमराइजेशन की नींव, स्टेपिंग स्टोन्स, नींव का पत्थर कहते हैं। और ये कब बनता है, किससे बनता है? ये बनता है एंजाइम प्राइमेज से। किससे बनता है? एंजाइम प्राइमेज से बनता है। एक बार जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया तो बाद में ये क्या हो जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा। कौन अलग हो जाएगा इससे? यही जो आरएनए आपने लगाया है। पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है कि वंस इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज कंप्लीटेड देन प्राइमर आरएनए रिमूव्ड। जैसे ही इसमें पूरा हो गया, मान लीजिए इधर से ऐसे ये ऐसे एक बार स्टार्ट हो गया आगे बढ़ना, जैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट होगा उसके आगे बढ़ने से पहले ही ये यहां से ऐसे रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बात बिल्कुल समझ में आ चुकी हो। अब हम बात करेंगे लास्ट हेडिंग की। इसका लास्ट पॉइंट बच्चों है, लास्ट पॉइंट इसका है इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। elongation of new strand, नए स्ट्रैंड का निर्माण।
कैसे होगा? ये हमारा स्टेप नंबर 5 है और लास्ट है। इसमें हो क्या रहा है देखो, जैसे एक तो ये है आपका, ठीक है, उल्टा बना दिया यार, चलो सीधे सीधा बना लेते हैं। एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास इसका स्ट्रेंथ ये है, एक की पोलरिटी हमारे पास 3 है और इसकी क्या है 5 है, इसकी पोलरिटी 5 है और इसकी 3 है। एक बात यहाँ पर हमें ध्यान रखना, पॉलीमराइजेशन ओनली कंप्लीटेड इन वन डायरेक्शन दैट 5 to 3। मैं दोबारा सुनो, मैंने बोला कि पॉलीमराइजेशन only in one direction, only in one direction, केवल एक ही दिशा में होगी दोनों में से, या तो इधर से होगी या इधर से होगी। कंफर्म है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? दैट 5 to 3, राइट। जिस डीएनए स्ट्रैंड की पोलरिटी 5 to 3 होगी उसी में पहले पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा। अब बच्चे पूछ देते हैं मेरे से, सर ऐसा ही क्यों होगा? बेटा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो केवल सिंथेसिस को किधर करता है? 5 to 3 डायरेक्शन में ही करता है। तो 5 to 3 डायरेक्शन ये है, तो इधर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे जो हमने एक्टिवेट किया था, इस प्रकार से ऐसे जुड़ते जाएंगे और नया स्ट्रैंड इस प्रकार से यहाँ पे आपका बन जाएगा। इसकी पोलरिटी क्या होगी? इसकी पोलरिटी क्या होगी भाई? इसकी पोलरिटी होगी 3 और इसकी होगी 5, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो कि इसे हम क्या बोलेंगे, यहां पर इसे हम बोलेंगे लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बेटा बोलेंगे हम लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। क्यों बोलेंगे इसको लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड? क्योंकि ये इधर वाले से पहले बन रहा है, इसे हम बोलते हैं लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। क्यों बोलेंगे इसको? इसलिए बोलेंगे लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड चूंकि ये पहले बनता है। इज द लीडर आगे चलता भाई, पब्लिक पीछे चलता है। क्लियर हुआ? अब चलो दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या होगा? मैंने क्या कहा कि दूसरी तरफ बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे छोटे छोटे ऐसे, अरे कहां जा रहा भाई? अरे यार ये नाटक बहुत करता कभी कभी जी। अब इधर से बनेगा उल्टे डायरेक्शन में ऐसे, और जब बनेगा, सही नहीं बन रहा है, सही करते हैं। उल्टे डायरेक्शन में जब बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे बनेगा, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में ये बनेगा, और जब ये उल्टी डायरेक्शन में बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, इन सेगमेंट्स को बच्चों, पहली बात तो ये टुकड़े टुकड़े में क्यों बना? टुकड़े टुकड़े में बनने का कारण ये है इसके, क्योंकि एंजाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनाएगा, वो है 3 to 5। या उल्टी तरफ बन रहा तो भैया एंजाइम टुकड़े टुकड़े में बनाएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझो, इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? तो इन टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको? ओकाजाकी सेगमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलेंगे ओकाजाकी सेगमेंट्स। इन टुकड़ों को बोला जाता है ओकाजाकी सेगमेंट्स, राइट। इनको बोलेंगे ओकाजाकी सेगमेंट्स। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। बाद में इन सेगमेंट्स को एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है ऐसे ग्लूड टुगेदर, इनको आपस में जोड़ देगा,
और उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइगेस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लाइगेस एंजाइम के द्वारा इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा, राइट। अब चूंकि ये वाला स्ट्रैंड बाद में बना है और वो वाला बना था पहले, इसलिए वो लीडर था। ये कैसा है? इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? लैगिंग स्ट्रैंड। तो नाउ दिस टाइप डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। पूरी बात समझ में आई बेटा? यही रहेगा, जब तक ना समझ आए ना इसको बार बार देखते रहना। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय बच्चों।